हेलो दोस्तों, द आर्ट टॉक में आपका वेलकम है। दोस्तों, ऑपरेशन इपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोरिंग लायन, जिस वेस्ट एशियन वॉर को पश्चिमी देशों ने एक छोटा सा लाइटनिंग कैंपेन कहा था, आज ठीक 100 दिन बाद वह एक भयानक फुल स्केल रीजनल क्राइसिस में बदल चुका है। 8 जून 2026 यानी आज अप्रैल सीज फायर पूरी तरह से तबाह हो चुका है और इसराइल और ईरान एक दूसरे पर सीधे बैलिस्टिक मिसाइल चला रहे हैं और डीप एयर स्ट्राइक्स बरसा रहे हैं। जब यह भीषण युद्ध दुनिया के एनर्जी मार्केट्स को तबाह कर रहा है, तब इसका असर हर देश पर अलग अलग पड़ रहा है। एक तरफ भारत है जो अपनी इकोनॉमिक रेजिलेंस और नेवल डोमिनेंस के साथ इस संकट का डटकर मुकाबला कर रहा है और इंडियन ओशियन को सुरक्षित रख रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है जो पूरी तरह से जियोपॉलिटिकली इररेलेवेंट हो चुका है। जब दुनिया के बड़े देश इस महासंकट से निपटने की रणनीति बना रहे हैं, तब इस्लामाबाद अपने पुराने ठिकाने पर खड़ा है, टोटली बैंकरप्ट और IMF के सामने भीख का कटोरा लिए हुए। आज हम बात करेंगे इस महायुद्ध के टैक्टिकल रियलिटीज़ की, भारत के बड़े स्ट्रेटेजिक मूव्स की और कैसे इस संकट ने पाकिस्तान के टोटल बैंकरप्सी को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। इस तबाही की शुरुआत हुई फरवरी 2026 में। US और इजराइल ने ईरान के IRGC कमांड ग्रिड को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा रजीम चेंज अभियान शुरू किया। इस हमले ने इतिहास को हिलाकर रख दिया जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei इस जंग की शुरुआत में ही मारे गए। वेस्टर्न प्लानर्स को लगा था कि ईरान तुरंत सरेंडर कर देगा, लेकिन वे ईरान के असिमेट्रिक वॉरफेयर डॉक्ट्रिन को समझने में पूरी तरह फेल रहे। सुप्रीम लीडर की मौत ने ईरान में एक वोलेटाइल पावर वैक्यूम पैदा कर दिया, जहां हार्ड लाइन IRGC कमांडर्स और व्यावहारिक सोच रखने वाले लोग आपस में ही लड़ने लगे। ईरान ने पूरे देश में टोटल इंटरनेट ब्लैकआउट लगा दिया है ताकि दुनिया को सच पता ना चले। इस बीच ईरान के रीजनल प्रॉक्सीज पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान में मोर्चा खोल दिया है और हुती रेबल्स रेड सी में हर बढ़ते जहाज को ऑटोनोमस ड्रोन से निशाना बना रहे हैं। आज की फ्रंटलाइन डेवलपमेंट्स बेहद खौफनाक हैं। ईरान की IRGC ने इसराइल के लगभग सभी एयरपोर्ट्स पर 6 बैलिस्टिक मिसाइल वेव्स दागी हैं, जिससे पूरे टेल अवीव में इमरजेंसी सायरन्स गूंज रहे हैं। लेकिन इसराइल भी चुप नहीं बैठा। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्पष्ट वार्निंग को दरकिनार करते हुए इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के तेहरान, तबरीज़ और इस्फहान के मिलिट्री रडार्स को तबाह कर दिया और पर्शियन गल्फ के पास मौजूद उनके सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। इस वक्त अमेरिकी सेना बीच में फंस चुकी है। उनके नेवल एसेट्स दिन रात ईरान के ड्रोन्स को मार गिरा रहे हैं, जिसके जवाब में ईरान ने वेस्ट एशिया के सभी US मिलिट्री बेसिस को अपना लेजिटिमेट टारगेट घोषित कर दिया है। अमेरिका के अंदर भी जनता का गुस्सा साथ में आसमान पर है, जहां 56% वोटर्स इस जंग को अमेरिकी हितों के खिलाफ मान रहे हैं। इस जंग ने दुनिया की लाइफलाइन यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। इंश्योरेंस प्रीमियम इतने बढ़ चुके हैं कि कमर्शियल शिप्स ने इस रास्ते को छोड़ दिया है और वे अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप्स से घूमकर जा रहे हैं, जिससे ट्रैवल टाइम्स 10 से 14 दिन तक और बढ़ गया है। इसके कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $120 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है और यहीं पर एक ग्लोबल सुपर पावर और एक फेल्ड स्टेट का अंतर साफ दिखाई देता है। भारत अपनी ज़रूरत का 88% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, लेकिन न्यू दिल्ली ने पैनिक नहीं किया। भारत ने तुरंत इंडियन नेवी को अपने जहाज़ों की सुरक्षा में तैनात किया, मुंद्रा पोर्ट जैसे अल्टरनेटिव रूट्स का इस्तेमाल किया और अमेरिका से स्ट्रेटजिक ट्रेड वेवर लेकर अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत रखा। अब जरा पाकिस्तान की हालत देखिए। इस संकट ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। IMF ने इस्लामाबाद पर इतनी सख्त ऑस्टेरिटी थोप दी है कि उनका फेडरल डेवलपमेंट बजट पूरी तरह खत्म हो चुका है। महंगे तेल को खरीदने के लिए सरकार को अपनी जनता पर भारी पेट्रोलियम लेवी यानी टैक्स लगानी पड़ रही है, जिसने वहाँ की आम जनता का खून चूस लिया है। जहां भारत खाड़ी देशों में रहने वाले अपने 9 मिलियन सिटीजन्स की सुरक्षा कर रहा है और ओमान के साथ सेपा ट्रेड डील साइन कर रहा है,
वहीं पाकिस्तान एक खाली कटोरा लिए खड़ा है, क्योंकि उसके पास डाइवर्टेड तेल खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। वे इस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड के खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक कैजुअलिटी बन चुके हैं। खाड़ी के अरब देश भी इस वक्त एक डेंजरस टाइट रोप वॉक कर रहे हैं। सऊदी अरब और यूएई ने अपने एनर्जी हब्स को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका और इजराइल को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया है, लेकिन वे छुपकर यूएस के एयर डिफेंस नेटवर्क का हिस्सा बने हुए हैं ताकि भटकती हुई मिसाइलों को मार गिरा सके। इस हाई स्टेक्स डिप्लोमेटिक रेसलिंग मैच में वॉशिंगटन से लेकर खाड़ी देशों तक हर कोई भारत की सलाह मांग रहा है। भारत का मजबूत स्टैंड इस पूरे रीजन में एक स्टेबलाइजिंग फोर्स बना हुआ है, लेकिन इस्लामाबाद को कोई एक फोन तक नहीं कर रहा। जिस देश की पूरी इकॉनमी फॉरेन हैंडआउट और प्रॉक्सी टेरर पर टिकी हो, उसकी ग्लोबल टेबल्स पर कोई औकात नहीं होती। जब मिडल ईस्ट जल रहा है तो एक कंगाल देश सिर्फ तमाशा देख सकता है। 100 दिन बीत चुके हैं और एक छोटी जंग का भ्रम पूरी तरह टूट चुका है। यह युद्ध दुनिया के ट्रेड अलायंस और एनर्जी सिक्योरिटी को हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। जहां अमेरिका अपनी आंतरिक राजनीति से जूझ रहा है और ईरान इंटरनल पावर स्ट्रगल से, वहीं एक बात पूरी तरह साफ हो चुकी है। भारत के पास वह इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, वह नेवल माइट और वह स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है जो इस तरह के ग्लोबल तूफानों को आसानी से झेल सकती है। और पाकिस्तान के लिए इस जंग ने एक कड़वा सच सामने रख दिया है कि जो देश अपनी पहचान सिर्फ जियोपॉलिटिकल बैगिंग पर बनाता है, वो ग्लोबल क्राइसिस आते ही सबसे पहले डूबता है। शैडो वॉर खत्म हो चुका है और एक मजबूत आत्मनिर्भर भारत का दौर शुरू हो चुका है। इस क्राइसिस पर भारत के स्ट्रेटेजिक हैंडलिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं अगले जियोपॉलिटिकल ब्रेकडाउन में। दोस्तों, हमारा टारगेट है नेक्स्ट 15 दिन में हमें 100 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं। अगर आप ये चैनल देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।